नमस्कार, जनता टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरों के फटाफट अंदाज के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष समारोह का नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी ऑनलाइन रूप में शामिल हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य समारोह स्थल चौरी चौरा पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सरकार चौरी चौरा के शहीदों और उन्हें सम्मान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया। इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हम उन शहीदों को सलाम करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की तरक्की में किसानों के अहम योगदान किया है। हमारी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाया है। पीएम ने कहा कि पहले बजट को वोट बैंक का बही खाता बनाया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने किसी पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया है। आपको बता दें कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज आक्रोशित लोगों ने थाने को फूंक दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद अहिंसा के पैरोकार महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 71वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार और सिर्फ एमएसपी पर कानून बनाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को विपक्ष दल लगातार समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में 8 दलों के कई सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने नेताओं की बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाने दिया। सांसदों के दल में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। हमें संसद में भी इस मुद्दे को उठाने नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर लगाए गए कीलों को हटाने पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया कि कीलों को हटाया नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सीमा पर स्थित पहले जैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें, इन कीलों को लगाने को लेकर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक के गलियारों तक काफी आलोचना हुई है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से वीडियो सामने आया था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि कीलों को हटाया जा रहा है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि कीलों को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जा रहा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा कर दी है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बॉर्डर पर 10 लेवल की बैरिकेडिंग की है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल को कंटीले तारों से घेर दिया गया है। साथ ही सड़क पर बड़े बड़े डिवाइडर रखकर भी रास्तों को बंद कर दिया गया है। मीडिया को भी दूर रखने की योजना बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया पर भी मंच से 1 किलोमीटर दूरी रहने को हिदायत पाबंदी की है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय लोगों को भी सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी गई है। राज्यसभा में गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। झा ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वो किसी एक ट्वीट से कमजोर नहीं हो जाएगा। मनोज झा ने दिल्ली बॉर्डर पर नुकीले रॉड लगाए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा, आप इससे किसके लिए लड़ रहे हैं? किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय के बाद गृह मंत्रालय भी सख्त हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। अमित शाह ने कहा कि एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। गृह मंत्री की ये बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी। भारत में किसानों के प्रदर्शन पर अमेरिका का विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी विवाद या प्रदर्शन को लेकर दोनों पार्टियों में चर्चा होनी चाहिए और बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए।
अमेरिका की ओर से इस बात के संकेत दिया गया था कि बाइडेन प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए भारत सरकार के कदमों के समर्थन में है। बयान के मुताबिक नए कदमों से भारत के बाजारों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। साथ ही अभी आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोर रहा है। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद भारतीय राजनीति में तूफान सा आ गया। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि खिलाड़ी भी मामले में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान हमारे देश का एक अहम हिस्सा हैं। हम उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसे पहचानना चाहिए। अक्षय के अलावा अजय देवगन ने लिखा कि किसी भी विदेशी प्रोपेगेंडा में ना फंसे और मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हों। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी, डायरेक्टर करण जौहर, एकता कपूर ने भी ट्विटर पर अपना बयान जारी किया। बॉलीवुड की हस्तियों ने विदेश मंत्रालय के स्टैंड का समर्थन किया। सेलिब्रिटीज ने लिखा कि किसानों के हक में हम सभी हैं, लेकिन विदेशी प्रोपेगेंडा में ना आए और एकजुट रहें। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि सिंगर्स ने भी #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के साथ ट्वीट किया। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर लिखा कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है और हम अपनी किसी भी समस्या का हल खुद निकाल सकते हैं। ऐसे में किसी बाहरी बयानबाजी पर ध्यान न दें। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी इस मसले ट्वीट कर विदेशी प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी। सचिन ने लिखा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक का रोल अदा कर सकती हैं, वो प्रतिभागी नहीं बन सकती। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। अगर इस वक्त असहमति है तो सभी देश एकजुट रहे। वहीं रोहित शर्मा ने लिखा कि हमारी समस्या का समाधान हम खुद निकाल सकते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने किसान आंदोलन को लेकर भारतीय हस्तियों के ट्वीट पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय सेलिब्रिटीज का इस तरह ट्वीट करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शशि थरूर ने कहा कि केंद्र के अड़ियल रवैये और अलोकतांत्रिक व्यवहार से भारत की वैश्विक छवि को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसानों की समस्या का हल निकालना चाहिए और उसी से भारत एकजुट हो जाएगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया। ये सभी बसें किसान आंदोलन की आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिया है कि सरकार की बिना अनुमति के दिल्ली पुलिस को बस नहीं दे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में अलग अलग सुरक्षा कर्मियों एजेंसियों द्वारा 576 डीटीसी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी रणनीति का ऐलान कर दिया है। किसान 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसान 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। यूपी के रामपुर जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान ट्रैक्टर पलटने की वजह से युवक के परिजनों से मिलने जा रही थी। उनके साथ पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी की है। अब इस फैसले ने एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य की जंग को छेड़ दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीनने का काम किया है। अब दिल्ली सरकार के पास कोई फैसला लेने की ताकत नहीं है। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया जा रहा है। एरो शो का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो शो का उद्घाटन किया था। 5 फरवरी तक चलने वाले शो में देश विदेश की 600 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसमें 14 देशों की 78 कंपनियां शामिल हैं। वहीं 203 कंपनियां वर्चुअल रूप से अपने हथियारों और दूसरे सैन्य सामानों को प्रदर्शित करेंगी।
लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए। वहीं डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब के कई जिलों में गुरुवार सुबह बारिश हुई, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक इसी तरह मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जाएगा। चौरी चौरा घटना की याद में इस समारोह के अंतर्गत पूरे साल आयोजन होंगे और 4 फरवरी 2022 को इसका समापन होगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अब चौरी चौरा जनाक्रोश के शहीदों की वीरगाथाएं किताबों में पढ़ सकेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। पहले चरण में गोरखपुर मंडल के 400 से अधिक राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को चौरी चौरा स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। इससे छात्र वहां के शहीदों की गाथाओं से रूबरू हो सकेंगे। यूपी में एक बार फिर से कोविड वैक्सीन का अभियान चलाया जा रहा है। 4 और 5 फरवरी को पहले चरण के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के साथ ही 5 फरवरी से ही कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण की भी शुरुआत होगी। दूसरे चरण में पुलिसकर्मी, सेंट्रल फोर्स के जवान, नगर निगम के सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 9,06,000 हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन के लिए पंजीकृत हैं। देवरिया पुलिस ने गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद की। गोंडा के बेलसर में गांव में एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला ने 8 महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। वहीं मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। कानपुर में बदमाशों के अपहरण का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार बदमाश दिन दिहाड़े एक छात्र को पहले जमकर पीटा, फिर अगवा कर गाड़ी में भरकर उठाकर ले गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसानों को प्रस्तावित 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े मसले भी बातचीत के जरिए हल हुए हैं। अनिल विज बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। विज ने कहा कि किसानों का मंच राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि नेताओं का किसान के बीच जाना राजनीतिक षड्यंत्र की पोल खोल रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू मामले पर दूसरे दलों को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने यह बयान गुरुग्राम में दिया। विज कोरोना वैक्सीन के दूसरे दौर की वैक्सीनेशन पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। पंचकुला सेक्टर 6 में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत हरियाणा में फ्रंटलाइन पुलिसकर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इस दौरान डीजीपी मनोज यादव ने टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के दूसरे दौर के पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगवाया गया। डीजीपी के बाद दूसरे पुलिसकर्मियों को टीका लगाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने विकलांग संघ उमंग सिरसा संस्था की वेबसाइट को लॉन्च किया और कहा कि इससे सरकार की दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं उन तक पहुंच पाएंगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उच्चतम और उच्च न्यायालयों की तरफ से दिव्यांगजनों के निर्णय की जानकारी वो प्राप्त कर सकेंगे। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और किसानों से वार्ता के जरिए आंदोलन खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना चाहती है। हरियाणा कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन राज्यपाल की तबीयत खराब होने की वजह से मुलाकात का वक्त नहीं मिला। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी की और पुलिस को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कांग्रेस नेता वापस लौट गए।
हरियाणा राजभवन के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए 4 बार राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इसके अलावा एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव लाना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने कहा गणतंत्र दिवस के दौरान हिंसा किसानों के खिलाफ साजिश है। 26 जनवरी को 10 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली में थे, लेकिन किसी दुकान वाले की कोई शिकायत नहीं है। चरखी दादरी में सतगामा खाप ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही फैसला लिया कि गांव में बीजेपी जेजेपी के नेताओं को नहीं आने दिया जाएगा। सतगामा खाप ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के नो एंट्री के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। सतगामा खाप के प्रधान ओम प्रकाश कलकल की अगुवाई में गांव इमलोटा में बोर्ड लगाए गए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी हिसार में 5 से 10 फरवरी तक ब्लॉक स्तर पर शांति मार्च निकालेगी। आपको बता दें, इस बात के आदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने नेताओं को दिए हैं। जींद की महापंचायत के बाद फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की अगुवाई में जिले भर में किसानों ने दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए कूच की। इस दौरान सभी वाहनों पर किसान यूनियन के झंडे लगे दिखाई दिए। वहीं इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक बलवान सिंह ने कहा कि उन्होंने किसानों के समर्थन में पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जिलों में जहां इंटरनेट सेवा बाधित है, तो वहीं चलते रोहतक में हर वर्गों के लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का सरकार से अनुरोध है कि सरकार जल्द इंटरनेट सेवाएं बहाल करे। रोहतक में इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते बच्चों की शिक्षा को लेकर व्यापारी और सरकारी काम भी खासा बाधित हो रहे हैं। वहीं दवा विक्रेताओं ने बताया कि इंटरनेट सेवा बाधित होने से दवाइयों के स्टॉक में भारी कमी आई है, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम नगर निगम टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। दरअसल नगर निगम की लिस्ट तैयार की है, जिसके जरिए प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के बिजली, पानी और सीवर के कनेक्शन काटे जाएंगे। गुरुग्राम नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स से 210 करोड़ रुपए की वसूली की है, जबकि इस वित्त वर्ष टैक्स 2050 करोड़ रुपए टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसलिए अब टैक्स न भरने वालों की प्रॉपर्टी सील की जा रही है। सोनीपत में खराब सड़क को लेकर कई गांव के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने जाकर जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि सोनीपत के पुरखास रोड समेत कई लिंक रोड बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत से बनी रोड घटिया सामग्री के चलते टूट जाती है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समस्या का निदान नहीं किया गया तो ग्रामीण विभाग कार्यालय के सामने अनशन पर बैठेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे। कई जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं भारी बारिश देखने को मिली। वहीं प्रदेश में बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। बल्लभगढ़ के दयालपुर गांव में देर रात एक शख्स को कुछ बदमाशों ने पीटकर अधमरा कर दिया और उसके बाद बोरी में बंद कर गटर में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने घायल शख्स को गटर से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में दयालपुर निवासी विनोद को पुलिस ने भर्ती कराया। देर रात पीड़ित शख्स का किसी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने उसकी पिटाई की। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हिमाचल में बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए हैं। शिमला डीसी आदित्य नेगी ने वीडियो जारी कर बताया कि प्रदेश के 10 बड़े रास्ते बंद हैं। पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। मनाली समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। कोठी, गुलाबा, सोलंगनाला, अटल रोहतांग टनल के आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। मनाली के आसपास के इलाकों में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। वहीं मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं।
शिमला से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर ठियोग में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। तापमान में भारी गिरावट आने से लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। राजगढ़ में बारिश से फसलों को फायदा पहुंचा। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात हुआ। हिमाचल में अब जेलों की दशा सुधारने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू होगा। इसी के चलते 5 स्थानों पर नई जेलें बनाई जाएगी, जिसमें मंडी, कुल्लू, रामपुर, किन्नौर और नालागढ़ शामिल है। प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कैदियों को सोने के लिए आरामदायक गद्दे भी दिए जाएंगे। वहीं ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ 48 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 22 लाख 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के 12,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 107 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख हजार से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,35,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 1,200 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 8,650 से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 4,700 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,600 से ज्यादा हो गई है। इसमें से 56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 409 मरीजों का इलाज जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,68,000 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें से 2,64,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, तो वहीं 1,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन और मीडिया की आजादी को लेकर ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो सकती है। दरअसल ब्रिटेन में इसको लेकर एक ई पिटीशन मूवमेंट चलाया गया था, जिस पर लाखों लोगों ने अपना समर्थन दिया। श्रीलंका ने भारत को रणनीतिक डील के मोर्चे पर बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत और जापान के साथ मिलकर श्रीलंका ने एक बड़े पोर्ट टर्मिनल को बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिससे अब श्रीलंका ने खुद को बाहर कर लिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अब शांति का राग अलाप रहे हैं। दरअसल भारत की सीमा पर सख्ती के बाद बाजवा ने कहा कि कश्मीर का हल शांति से निकलना चाहिए। कोरोना के मद्देनजर सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार के मुताबिक ये रोक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केवल कुछ ही दिनों के लिए लगाई गई है। अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 3 नेशनल गार्ड पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह सामने नहीं आई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 5 फरवरी से शुरू होगी। दोनों टीमों के बीच शुरुआती दौर के मुकाबले चेन्नई में खेले जाएंगे, जबकि बाकी के 2 मैच अहमदाबाद में होंगे। हेड टू हेड में भारतीय टीम का पड़ला इंग्लैंड से भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 60 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 टेस्ट मैच भारत ने जीते, तो वहीं 13 टेस्ट मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड पहले ही पहुंच गई है। आईसीसी की ओर से बकायदा एक बैक डाउन ट्वीट भी किया गया। अब न्यूजीलैंड किससे भिड़ेगी, इसका फैसला भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में होगा। छुट्टियों के बाद कप्तान विराट कोहली एक बार फिर एक्शन से लौट आए हैं। दरअसल विराट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले जमकर नेट प्रैक्टिस करते दिखे। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने अब पूरी तरह से फिटनेस है। आपको बता दें कि वो इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए तैयार है। आपको ये भी बता दें कि कलाई की चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच उन्होंने स्वदेश लौटना पड़ा था। इटालियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले चरण में जुवेंटस ने इंटर मिलान को 2-1 से हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैच में बेहतरीन 2 गोल दागे, जिसकी मदद से जुवेंटस को जीत मिली।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने एक ट्वीट के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स पर निशाना साधा और रिहाना के ट्वीट का समर्थन किया। तापसी पन्नू ने कहा कि प्रोपेगेंडा टीचर बनने की जगह आपको अपने वैल्यू सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट रह चुके स्वामी ओम का निधन हो गया। स्वामी ओम पिछले कुछ समय से बीमार थे। बुधवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें, करीब 2 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चलिए 100 खबरें फटाफट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।